नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का दृष्टि के एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आप देख रहे हैं 18 मिनट शो फॉर एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश के स्थापत्य कला की। तो मध्य प्रदेश दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। और सिर्फ यहाँ पर आपके नागर शैली के मंदिर ही नहीं मिले, साथ ही साथ आप देखोगे शैल चित्र के भी प्रमाण मिलते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी एविडेंस आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जनजातीय पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी और जनजातीय स्थापत्य कला के भी आपको प्रमाण मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की बात करूं तो इसको कुल 6 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें प्राचीन काल की कला है, साथ ही साथ गुप्त और उत्तर गुप्त काल की, मध्यकालीन स्थापत्य, मराठा कालीन स्थापत्य, इस्लामिक स्थापत्य और लोक कला। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको 6 बड़े मध्य प्रदेश के कला और स्थापत्य कला में आपको 6 भाग देखने को मिलेगा, और एक एक करके दोस्तों इसकी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें शैल चित्रों की, जो कि प्राचीन भारत की कला में आती है, और इसमें जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है भीमबेटका शैलाश्रय। और भीमबेटका दोस्तों, ये भीमबेटका शैलाश्रय की बात करूं तो ये महाभारत कालीन भीम से संबंधित है, और भीमबेटका का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थान। तो भीमबेटका का जो अर्थ है वो भीम के बैठने का स्थान है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह महाभारत कालीन भीम से संबंधित है। तो महाभारत कालीन भीम से संबंधित है। और सबसे पहले दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करूं तो ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, और इसको विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 2003 में। तो इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 2003 में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भीमबेटका में जो चित्र मिले हैं, जो आप देख सकते हैं कि ये चित्र जो मिले हैं ये ऊपरी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और मध्ययुगीन काल के हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि इसमें जो सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं वो अधिकांश जो चित्र मिले हैं वो मध्यपुरा पाषाण काल के हैं। इसमें जो अधिकांश चित्र मिले हैं वो मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तो जो अधिकांश चित्र हैं 500 से अधिक शैल चित्र मिले हैं, और ये मध्यपुरा पाषाण काल से जो है सबसे ज्यादा चित्र इससे संबंधित हैं। और इसका दोस्तों जो विषय है वो है शिकार करता हुआ, नृत्य करता हुआ और सामाजिक जीवन से जुड़े चित्र मिले हैं। और खास करके दोस्तों इन चित्रों को रंगने में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे रंगीन चित्र हैं, तो इसमें दोस्तों रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें रंगों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और प्राकृतिक रंगों में दोस्तों देखोगे कि सबसे पहले लाल गेरू का इस्तेमाल, साथ ही साथ आप जो भूरा रंग है, सफेद रंग है, लाल गेरू, भूरा रंग, सफेद रंग, पीला रंग का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन सारे प्राकृतिक रंगों का आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जो शैलाश्रय है या जो शैल चित्र है भीमबेटका का, पीला रंग का इस्तेमाल देखने को मिलेगा जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं। और यहाँ पर आपको 500 से ज्यादा शैल चित्र देखने को मिलते हैं। तो 500 से ज्यादा जो आपको दिखेंगे वो दिखेंगे शैल चित्र। 500 से ज्यादा शैल चित्र देखने को मिलते हैं।
और अधिकांश जो चित्र हैं वो मध्यपुरा पाषाण काल के हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर भीमबेटका के बारे में आपको बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो नेक्स्ट इसमें बौद्ध स्थापत्य या बौद्ध स्तूपों के लिए भी जो मध्य प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ दो सबसे बड़े स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिसमें सांची का स्तूप है और साथ ही साथ भरहूत का स्तूप है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बौद्ध स्थापत्य में सांची स्तूप और भरहूत के स्तूप की। अब देखो सबसे पहले सांची का जो स्तूप है ये है कहाँ पर, तो सांची का जो स्तूप है वो 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 1989 में। और जो 200 रुपए के पीछे जो चित्र बना हुआ है, जो हमारी करेंसी नोट है 200 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र बना हुआ है वो सांची स्तूप का चित्र है। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो सांची स्तूप का जो निर्माण कराया वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया सम्राट अशोक ने। तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया सम्राट अशोक ने। और बात करें इसकी विशेषताओं की तो सबसे पहले ये अर्धगोलाकार स्तूप है और इसके तोरण द्वार है। तोरण द्वार जो होता है वो एक तरीके का प्रवेश द्वार होता है चारों दिशाओं में। और इस स्तूप में बौद्ध जातक की कथाओं का चित्रण है और जो जातक की कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। तो जो जातक की कथाएं हैं दोस्तों ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो जातक कथा है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो जो जातक कथाएं हैं वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। सुत्त पिटक में एक पाठ होता है खुद्दक निकाय, तो खुद्दक निकाय में ही जातक की कथाएं हैं। 549 या 550 कथाओं का संग्रह इसे कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये सांची स्तूप है कहाँ, तो सांची स्तूप जो है ये आपके रायसेन जिले में है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका सांची का स्तूप है। और दूसरा स्तूप है दोस्तों भरहूत का स्तूप, और भरहूत का स्तूप आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के सतना जिले में। तो भरहूत का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में अवस्थित है। तो ये मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है वहां पर अवस्थित है आपका भरहूत का स्तूप। और साथ ही साथ इसका भी निर्माण जो कराया है वो सम्राट अशोक ने ही कराया। लेकिन आप देखोगे कि इसका विस्तार किया गया शुंग काल में। इसका जो निर्माण करवाया, निर्माण तो हुआ सम्राट अशोक ने कराया, तो सम्राट अशोक ने करवाया इसका निर्माण, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ वो शुंग काल में होता है, यानी पुष्यमित्र शुंग के काल में इसका विस्तार होता है। यानी इसका निर्माण हुआ मौर्य काल में, लेकिन इसका विस्तार होता है शुंग काल में। और अपनी रेलिंग और मूर्ति कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये अपनी रेलिंग और मूर्ति कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और इसका दोस्तों निर्माण जो किया गया वो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। तो स्तूप का, भरहूत स्तूप का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है रेड सैंडस्टोन, जिसको आप कहते हो लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ। और इसकी जो खोज की वो 1873 में की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसकी जो खोज की वो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सांची का स्तूप है। और ध्यान रखना दोस्तों कि सांची के स्तूप की जो मुख्य संरचना है वो है स्तूप प्रथम, जिसको महान स्तूप भी कहा जाता है। और यहाँ पर सम्राट अशोक ने स्तूप और स्तंभ दोनों बनवाए। तो सांची में दोस्तों आपको दिखेगा ये जो मेन आर्किटेक्चर है इसको महान स्तूप भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सम्राट अशोक ने बनवाया स्तूप और स्तंभ भी। तो स्तूप और स्तंभ दोनों का निर्माण करवाया, स्तूप और स्तंभ दोनों का निर्माण कराया।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सांची और भरूच स्तूप के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मंदिर स्थापत्य की शुरुआत में जो सबसे प्रमुख है वो है आपका उदयगिरी की गुफाएं। और उदयगिरी की गुफाएं दोस्तों है कहां, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। तो विदिशा जिले में ये है मध्य उदयगिरी की गुफाएं, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा विदिशा जिले में है आपका मध्य प्रदेश की जो उदयगिरी की गुफाएं। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है, हालांकि इसमें जैन गुफा भी मिलती है। तो ये मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म से संबंधित गुफाएं भी मिलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों और देखोगे इसमें सबसे पहले कि इसमें 20 गुफाओं का समूह है। बेसिकली जो उदयगिरी की गुफाएं हैं इसमें 20 गुफाओं का समूह है। गुफाओं का जो समूह है और इसको चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये गुप्तकालीन है और इसमें चट्टानों को काट काट कर बनाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो गुफा संख्या 5 है उसी में दोस्तों आप देखोगे कि ये वाराह की मूर्ति है। और वाराह को दोस्तों विष्णु भगवान का अवतार भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो हिंदू मंदिर स्थापत्य का प्रारंभिक स्वरूप है और विष्णु का वाराह अवतार जो कि है महत्वपूर्ण मूर्ति है। और ये है कहाँ, तो यह है गुफा संख्या 5 में। गुफा संख्या 5 में है हिंदू विष्णु भगवान के वाराह अवतार की मूर्ति है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। विष्णु भगवान के वाराह अवतार की मूर्ति है। और यहां से गुप्त सम्राटों के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त सम्राटों के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, की प्राप्ति हुई है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जो गुफा संख्या 1 और 20 है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो जो गुफा संख्या है 1 और 20 ये जैन धर्म से संबंधित है। तो गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या जो 20 है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सबको बात समझ में आ गया होगा। ये गुप्तकालीन संरचना है और ये ध्यान रखिएगा ये गुप्तकालीन संरचना है। ये गुप्तकालीन संरचना है। स्थापत्य है या गुप्तकालीन आप कह सकते हो कि ये संरचना है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों उदयगिरी गुफाओं के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो कि है चंदेलकालीन कला। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है खजुराहो का मंदिर समूह। और इसको यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया सन 1986 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है और इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया सन 1986 में। और ये नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। और ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध हुआ। ये खास करके मंदिर निर्माण की कला है। ये बेसिकली मंदिर निर्माण की कला है। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में और ये उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का स्थापत्य है। मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला है और इसकी मूर्तियां जो हैं वो काम कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग पूर्व में तकरीबन 85 मंदिर थे और वर्तमान में तकरीबन 25 सुरक्षित हैं। तो पूर्व में 85 मंदिर थे
वर्तमान में 25 सुरक्षित स्थिति में है। और इसका जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों ये प्रसिद्ध है, और जो खजुराहो है वो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। ये मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। कंदरिया महादेव मंदिर ध्यान रखिएगा ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी का को समर्पित है। और जो लक्ष्मण मंदिर है दोस्तों इसको बनवाया चंदेल शासक यशोवर्मन ने। तो लक्ष्मण मंदिर बनवाया चंदेल शासक यशोवर्मन ने, और ये वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो लक्ष्मण मंदिर जो है वो वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। विष्णु को समर्पित मंदिर है। और ये जो मंदिर बनी हुई है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये वैकुंठ विष्णु को समर्पित है, लक्ष्मण मंदिर, और ये पंचायतन शैली में बना है। इसके निर्माणकर्ता थे सम्राट यशोवर्मन जो कि चंदेल शासक हैं या शासक थे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होगी, जो कि चंदेल कला शासन है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो परमार कालीन कला है, जिसमें प्रमुख मंदिर है भोजपुर मंदिर। भोजपुर मंदिर दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, बेतवा नदी के तट पर। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है, में बेतवा नदी के तट पर। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसको परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित किया गया, और ये एक अधूरा शिव मंदिर है, अधूरा शिव मंदिर है। और इसके बारे में किंवदंती प्रसिद्ध है कि जो पांडवों की माता थी कुंती, वो चाहती थी कि एक रात में ही शिव मंदिर का निर्माण करवाया जाए ताकि वो शिव जी की पूजा कर सके। लेकिन जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होता तब तक सुबह हो चुकी थी, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अधूरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग भी है, जो आप फोटो में देख सकते हैं कि ये बहुत ही विशाल शिवलिंग है। और ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा 18 फीट ऊंचा है। तो ये एकाश्म शिवलिंग है, और ये पूरा का पूरा 18 फीट ऊंचा है। तो विशाल शिवलिंग है, ये एकाश्म है, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया है। तो एकाश्म शिवलिंग है, एकाश्म शिवलिंग है। और इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है ये 18 फीट ऊंचा है। तो ये लगभग 18 फीट ऊंचा है, 18 फीट ऊंचा है। और ये अधूरा क्यों रह गया, इसके पीछे जो किंवदंती है, जो कहानी है, वो मैंने आपको बताई। और ये आप शिवलिंग देख सकते हैं, ये वाकई बड़ा विशाल शिवलिंग है। कहते हैं 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन स्थापत्य की। मध्यकालीन स्थापत्य की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो प्रमुख स्थल है मांडू। और मांडू दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है, जहां पर बाघ की गुफाएं भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है। और धार जिला में ही आपको मिलेगी बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं भी मिलेंगी। और दोस्तों अगर मांडू की बात करें तो यहाँ 15वीं शताब्दी का जामा मस्जिद है मांडू का। तो ये 15वीं शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का जामा मस्जिद है। और इसमें 3 बड़े गुंबद हैं और छोटे छोटे 54 गुंबद हैं। तो इसमें आप देखोगे कि 3 बड़े गुंबद हैं और 54 छोटे गुंबद हैं, 54 छोटे गुंबद हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको हिंडोला महल भी मिलेगा। और हिंडोला महल को दोस्तों कहा जाता हुआ है झूलता हुआ महल, झूलता हुआ महल कहा जाता है।
तो हिंडोला महल को भाई कहा जाता है झूलता हुआ महल, क्योंकि इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो 77 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। क्योंकि इसकी जो बाहरी दीवारें हैं, बाहरी जो इसकी दीवारें हैं वो 77 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं। कोण पर झुकी हुई, और एक प्रकार का विशाल दरबार हॉल टाइप का था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये एक अफगान, मालवा अफगान वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। ये मालवा अफगान वास्तुकला, मालवा अफगान वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। साथ ही साथ मेहराब, गुंबद, विशाल दरवाजे हैं, और साथ ही साथ यहीं पर आपको जहाज महल भी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस्लामिक स्थापत्य में आपको समझ में आ गया होगा जामा मस्जिद, हिंडोला महल, और क्यों हिंडोला महल को झूलता हुआ महल कहते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। और ये मालवा अफगान स्थापत्य कला का बड़ा ही अप्रतिम उदाहरण है जो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मराठा कालीन स्थापत्य की, जिसका प्रमुख क्षेत्र रहा है इंदौर और उज्जैन, और इसकी जो प्रमुख शासिका रही हैं वो हैं अहिल्याबाई होलकर या रानी अहिल्याबाई होलकर। अब दोस्तों इसकी विशेषताओं में मंदिर निर्माण में योगदान है, घाट और धर्मशालाएं इन्होंने बनवाई। और अगर देखा जाए तो इन्होंने अहिलेश्वर मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, तो अहिलेश्वर मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर, तिलकेश्वर मंदिर, तिलकेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। साथ ही साथ देखा जाए कि महेश्वर घाट का भी इन्होंने निर्माण कराया। तो महेश्वर घाट का भी इन्होंने निर्माण कराया। तो ये महारानी अहिल्याबाई होलकर के वो स्थापत्य कला है जो इन्होंने बनवाए मध्य प्रदेश में। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में बनाई हुई महारानी अहिल्याबाई होलकर का स्थापत्य कला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों गोंड कला की बात कर लेते हैं, जिसको गोंड आर्ट आप कह सकते हो। तो जो गोंड कला है दोस्तों, ये बिंदुओं और रेखाओं का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो बिंदु और रेखाएं होती थी वो जटिल और बारीक होती थी। और ये जो बिंदु और रेखाएं होती थी वो होती थी जटिल और बारीक। जटिल और बारीक रेखाएं होती थी, जिससे आप ये जो गति का आभास पैदा करती थी, जो गति का आभास पैदा करती थी, गति का आभास पैदा करती थी। और साथ ही साथ दोस्तों की ये प्रकृति पर आधारित होती थी, यानी जो इनकी थीम होती थी वो नेचर बेस्ड होती थी, प्रकृति पर आधारित। और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर भील कला की बात करें तो भील कला जो होती थी वो चमकीले रंगों से बनी आकृति होती थी। तो रंग जो थी इनकी रंग बिंदु शैली होता था, और धार्मिक और लोक जीवन का चित्रण होता था, और चमकीले रंगों से बनी आकृति होती थी। तो चमकीले रंगों से बनी आकृति, चमकीले रंगों से बनी आकृति होती थी। तो चमकीले रंगों से बनी आकृति होती थी। तो यहां पर मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश की कला और स्थापत्य कला को अच्छे से समझा, और जो जो महत्वपूर्ण स्थापत्य थे, चाहे वो प्राचीन भारत के हों, मध्यकालीन भारत के हों, या फिर मराठा कालीन स्थापत्य हो, और कला में गोंड कला और भील कला को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आप काफ़ी लाभान्वित भी होंगे अपने आने वाले MPPSC के प्रारंभिक परीक्षा में। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कशन के साथ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।